नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे किले की बात करने वाले हैं जो किसी आक्रमण में नहीं जीता गया, जिसे आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। यह किला औरंगाबाद से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और साथ ही हम जानेंगे एक ऐसे पागल राजा के बारे में जिसने सोचा था पूरी दिल्ली को शिफ्ट करेंगे देवगिरी में। दुश्मन के अचानक हमले से राज्य की संपत्ति और लोगों की जान बचाने के लिए कभी बनाए गए थे, आज खंडहर बन गए हैं। इन्हीं खंडहरों में झांककर हमें उस समय को देखना है जो आज नहीं है, जो कभी था। आठ 800 साल पहले यह शहर बहुत ही समृद्ध था, जिसकी निगरानी करता था यह विशाल किला। उस समय इसे देवगिरी यानी देवों की पहाड़ी के नाम से बुलाया जाता था और आज यह दौलताबाद के नाम से मशहूर है। 14वीं सदी तक इस किले को जीतना नामुमकिन माना जाता था। इसकी वजह थी इसकी लाजवाब बनावट और सुरक्षा हेतु इस्तेमाल की गई वास्तुकला। इस किले पर दुश्मन कभी जीत नहीं पा सके। इसे जीतने की कई कोशिशें हुई, परंतु कामयाबी किसी को भी नहीं मिली। यह एक प्रतिष्ठित किला था, पर संयोगवश इस किले पर काफी लोगों ने राज भी किया, पर हर बार यह किला छल कपट ओछी राजनीति द्वारा जीता गया। इस पर पलायन करना नामुमकिन के बराबर था। 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक यहाँ पर यादव राजवंश का राज था। सन 1887 में भीलम्मा पंचम के द्वारा इस किले का निर्माण किया और सन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद रखा। देवगिरी की खास बात यह है कि इसमें गिरिदुर्ग और स्थल दुर्ग दोनों तकनीक इस्तेमाल की गई है, यानी कि लैंड फोर्ट और हिल फोर्ट। देवगिरी का जो मूल किला था उसका निर्माण यादव राजा सिंघना द्वितीय के वक्त किया गया। दक्षिणी प्रदेश के मैदान में 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर यह किला स्थित है, इसलिए इसका स्वरूप ज्यादा ही विशाल लगता है। कहते हैं कि इस पहाड़ की सतह इतनी चिकनी है कि इस पर चींटी भी रेंग नहीं सकती। इस किले में घुसने से पहले दुश्मन को 4 सुरक्षा घेरे पार करने पड़ते थे। पहला घेरा मोटी दीवार का है, जिसमें हर एक दीवार के आधार की चौड़ाई 20 से 25 फीट है और उनकी नींव जमीन में 10 से 12 फीट गहरी है। पूरे किले को 3 मोटी दीवारों में बनाया गया था, अंबरकोट, महाकोट और कलाकोट। अंबरकोट सबसे बड़ी और बाहरी दीवार है। अहमदनगर के निजाम शाह के सेनापति मलिक अंबर ने मुगलों से बचाव के लिए इसका निर्माण करवाया था। यह 14 किलोमीटर लंबी दीवार 12 से 15 फीट ऊंची है और यह दुर्ग को एक अंडाकार आकार में घेरती है और इसके अंदर लगभग 45 बड़े गढ़ हैं। इसके बाद आती है महाकोट। यह इस किले की दूसरी दीवार है, जिसमें किले में बना शहर स्थित है। यह एक जटिल निर्माण है जहां दीवारों की 4 अलग अलग लाइंस थी, जिसमें अनगिनत गढ़ बने हुए थे और कई छोटी दीवारें भी थी जो दुश्मनों को मुख्य द्वार तक पहुंचने से रोकती थी। इस किले की बनावट ऐसी है कि वह दुश्मन को शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती है, जिस कारण से कोई भी दुश्मन इस किले को जीत नहीं पाया। इस किले में मुख्य 4 प्रवेश द्वार हैं। इसके अलावा 42 और दरवाजे हैं जो दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें से काफी रास्ते आगे जाकर बंद हो जाते हैं। दरवाजे पर नुकीली कीलें लगाई गई थी, उनके कारण हाथी भी दरवाजा नहीं तोड़ पाते थे। प्रवेश द्वार के अंदर घुमावदार रास्ते हैं, जिनके कारण जानवर अंदर नहीं जा पाते थे, जिससे दुश्मन की गति धीमी हो जाती थी। और अगर कोई दुश्मन इन बाधाओं को पार कर भी लेता तो इसके बाद दुश्मन का स्वागत करने के लिए आता था कलाकोट, जिसकी दीवार पहाड़ से एकदम सटाकर बनाई गई है। यह एक खड़ी ढलान वाला किले का मुख्य क्षेत्र है, जहां पर राजा की बिरादरी रहती थी। इस समकोणीय दीवार के चारों ओर गहरी खाई है और उसी के साथ दुश्मन को बड़ी तोपों से सामना करना पड़ता था। बाहरी और अंदर के गेट के बीच हर कोने पर तोपों की निगरानी थी। इनका भार लगभग 14 टन और लंबाई 17 फीट थी और ये 9 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती थी और इनको इस प्रकार लगाया गया था कि जिसे हमलावर नहीं देख सकते थे। इसलिए इस किले को घुसपैठियों को धूल चटाने वाले किले के नाम से जाना जाता है। और अगर दुश्मन फिर भी ना माने तो आती थी गहरी खाई जो पानी से भरी रहती थी, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले सांप होते थे, जिसको पार करना मुश्किल था। इसको पार करने का सिर्फ एक पुल ही जरिया था, जिसको दुश्मन के आने से पहले बंद कर दिया जाता था। अगर दुश्मन इसे भी किसी प्रकार से पार कर ले तो आता था किले का एक और नायाब हिस्सा,
जिसे एक भूल भुलैया के रूप में बनाया गया था। यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया था जिसे सुलझाते सुलझाते बड़े से बड़ा शूरवीर भी मानसिक रूप से हार मान लेता था। यह भूल भुलैया 45 मीटर लंबा है, जिसने किले की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसमें कई गुप्त जाल बिछाए गए हैं और छत पर कुछ सुराग किए गए थे जिसमें से रोशनी आती थी और जैसे ही दुश्मन वहां आता तो उस पर खौलता हुआ तेल डाला जाता था और उसमें कुछ और छेद भी किए गए थे जहां पर भट्टियां लगाई हुई थी जिनसे जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, जिसे दम घुटकर दुश्मन की मौत होना तय थी। और इसके बाद चौथा पड़ाव आता था जहां दुश्मन पर भारी मात्रा में तोपों से गोलीबारी की जाती थी। मुख्य रूप से यह जिम्मेदारी 2 तोपों पर थी, मेंढा तोप और दुर्गा तोप। मेंढा तोप का निर्माण ऐसे धातु से किया गया था जिससे कि कितने भी गोले दागो परंतु यह आसानी से गर्म नहीं होती थी और यह 180 डिग्री तक घूमती थी ताकि अगर यह दुश्मन के हाथ लगे तो यह किले पर प्रहार न कर सके और किले का कोई नुकसान न हो। दूसरी दुर्गा तोप थी जो पीतल की बनी हुई थी, जिसकी लंबाई लगभग 18 फीट थी। इसको देवगिरी के सबसे ऊपरी भाग में रखा गया था ताकि यह आसपास के भागों में नजर रख सके और आने वाले दुश्मन का नाश कर सके। देवगिरी किले के इतिहास में इस पर कई बार जंग का माहौल छाया रहा। इसकी बागडोर कई शासनकर्ताओं के हाथ में थी, जिसमें मुख्यतः मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने इस शहर का नाम दौलताबाद रखा। तुगलक के समय में कुछ समय के लिए देवगिरी भारत की राजधानी भी बना, क्योंकि तुगलक ने ठान लिया था कि भारत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदलेंगे और इसके लिए उसने 1000 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई। 17 साल तक देवगिरी में रहने के बाद जनता ने तुगलक को वापस दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन 17 साल में तुगलक की जिंदगी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। भारत में ऐसे बहुत किले आज भी हैं, परंतु दौलताबाद एक ऐसा किला है जो ये दर्शाता है कि कैसे उन दिनों में भी बहुत सोच समझकर ऐसा एक किला बनाया गया था जो लगभग अजेय था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखना पसंद है तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।